Hello dear students, welcome back to our channel. In our last session, we covered human respiratory systems, upper respiratory part and few organs of lower respiratory organ. कुछ पार्ट लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का बचा हुआ है जो हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सेशन को कंटिन्यू कर सकें। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती है, लेकिन आप लाइक बटन पर क्लिक नहीं करते हैं। सो इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लाइक बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड फील हों और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नए एग्जाम्पल्स ला सकें। डन? थैंक यू। लेट्स बिगिन विद द सेशन। ओके, तो लास्ट सेशन में हमने नोज के बारे में देखा, फेरिंग्स के बारे में देखा, लैरिंग्स के बारे में देखा और ट्रैकिया के बारे में देखा। लैरिंग्स इज नोन एज योर वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया इज नोन एज योर विंड पाइप, pharynx is the connected tube which contains three parts: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. And nose has three regions: the nostril, external layers, middle region and the upper chamber, that is olfactory epithelium. अब आज हम देखेंगे सबसे पहले डू फाइंड आउट वाला बॉक्स। आपके टेक्स्ट बुक में जो फाइंड आउट का बॉक्स दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है उसमें। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। काव्या अंडरवेंट अ सर्जिकल प्रोसीजर कॉल्ड राइनोप्लास्टी। सबसे पहली बात तो राइनोप्लास्टी वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। व्हाट इज राइनोप्लास्टी? What could have been the reason for such a surgery? क्यों उसको राइनोप्लास्टी करवानी पड़ी? On which part of the body is it carried out? अब हमको यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि काव्या नाम की कोई लड़की है जिसने राइनोप्लास्टी की सर्जरी करवाई। राइनोप्लास्टी सर्जरी क्या होता है? राइनोप्लास्टी सर्जरी इज बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी ऑफ योर नोज। जब आप नोज के ऊपर कोई सर्जरी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं राइनोप्लास्टी। तो इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया और जो थर्ड स्टेटमेंट पूछा है उसका भी आंसर मिल गया, दैट इन विच पार्ट इट इज कैरिड आउट। सो इट इज कैरिड आउट इन योर नोज। अब सेकंड जो मिडल क्वेश्चन है कि राइनोप्लास्टी करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी काव्या को, तो उसका आंसर क्या है? एक तो हो सकता है कि उसको अपना नोज़ का स्ट्रक्चर पसंद नहीं होगा इसीलिए उसने वो सर्जरी करवाई होगी, या दूसरा रीज़न हो सकता है कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही होगी, नोज़ के स्ट्रक्चर में कोई पर्टिकुलर चेम्बर ब्लॉकेज हो गया होगा जिसके वजह से उसको सर्जरी करवानी पड़ी। ये रीज़न भी हो सकता है कि नाक का शेप पसंद नहीं या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, या तो फिर दोनों भी ऑप्शंस होंगे कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही होगी प्लस उसने सोचा होगा कि जब मैं सर्जरी करवाई रही हूँ तो क्यों ना अपने नोज का शेप थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया जाए। सो दिस कुड बी द रीजन दैट काव्या अंडरवेंट राइनोप्लास्टी। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का समझ में आया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रोल ऑफ टॉन्सिल्स इन आवर बॉडी एंड हाउ मेनी पेयर ऑफ टॉन्सिल्स डू वी हैव? सबसे पहली बात तो हमारी बॉडी में टॉन्सिल्स प्रेजेंट हैं, ये आपको पता है। फेरिंग्स के आजू बाजू में मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि लेटरल वॉल्स में जो आपका मिडल पैलेट बोन होता है उसके लेटरल वॉल्स में टॉन्सिल्स जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन, उसको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। तो अब हमको यहाँ क्या पूछा गया है कि टॉन्सिल का रोल क्या है हमारी बॉडी में और कितने टॉन्सिल्स प्रेजेंट हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर, द टॉन्सिल्स कंटेन्स WBCs। टॉन्सिल्स क्या कंटेन करते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्प्यूसेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जिनको हम फाइटर सेल्स बोलते हैं। सो अवर टॉन्सिल्स कंटेन WBCs विच किल्स द जर्म। WBC का काम क्या होता है? जर्म्स को किल करना। तो समझो जब आपको सर्दी हुई है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या आप जब घर की साफ सफाई कर रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं और धूल अंदर चली गई, धूल के साथ कोई जर्म्स अंदर चले गए, तो आपके टॉन्सिल्स कंटिन्यूअसली WBC प्रोड्यूस करते रहते हैं। नॉट कंटिन्यूअसली, लेकिन वो ट्रिगर्ड रहते हैं। जब भी कोई जर्म अंदर आता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपना पर्टिकुलर एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमारे WBCs रिलीज होते हैं तो वो जर्म्स को किल कर देते हैं। दिस इज द रोल ऑफ टॉन्सिल्स इन अवर बॉडी। अब सेकेंड हमको क्या बताया गया है कि कितने टॉन्सिल्स प्रेजेंट हैं, तो इसका आंसर क्या है? देयर आर 3 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल्स इन अवर बॉडी। कितने टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल्स। ओके, फर्स्ट पेयर जो है उसको हम बोलते हैं फेरिंजियल। पहला पेयर को क्या बोलते हैं हम? फेरिंजियल टॉन्सिल विच इज ऑल्सो नोन एज फेरिंजियल टॉन्सिल विच इज ऑल्सो नोन एज एडिनॉइड। ओके, ये टॉन्सिल एग्जैक्टली आपके माउथ के सामने, जब आप मुंह ओपन करते हैं तो आपको मिडल बोन जो दिखाई देती है जिसको आप बोलते हैं कि बीच में से कौवा लटक रहा है, व्हाटएवर दैट इज, इट इज वेरी फनी बट या, तो वहां से जो आपको साइड का वॉल, जब आपको सर्दी हो जाती है और आपका गला दुखने लगता है तो यहाँ का मसल जो सूज जाता है, दैट इज द टॉन्सिल विच इज ओनली टॉन्सिल विच इज प्रेजेंट विजिबली, जिसको आप मुंह खोलते ही देख सकते हैं। इट इज विजिबली वेरी इजिली, इट इज विजिबल वेरी इजिली। उस टॉन्सिल को हम बोलते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल। तो 1 पेयर ऑफ फेरिंजियल टॉन्सिल, फिर 1 पेयर ऑफ, सेकेंड क्या है? 1 पेयर ऑफ पैलेटीन टॉन्सिल। सेकेंड कौन सा है? 1 पेयर ऑफ पैलेटीन टॉन्सिल जो आपके अपर चेम्बर में, मतलब नोज के पास प्रेजेंट है। आपका नोज का जो इंटरनल लेयर होता है ना, एंडिंग वाला एरिया, मतलब ऐसे इमेजिन करो दिस इज योर नोज, ये आपका नोज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये आपके 2 नॉस्ट्रिल्स हैं,
यहाँ पर वो टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। एक टॉन्सिल नोज के नीचे माउथ के पास प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं फेरेंजियल, फेरिंग्स के पास जो प्रेजेंट होते हैं। एक टॉन्सिल ऊपर प्रेजेंट होते हैं नेजल चेम्बर के पास, एक पेयर, उसको हम बोलते हैं पैलेटीन टॉन्सिल। और जो थर्ड पेयर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, मतलब थोड़ा और नीचे की तरफ, जहाँ से आपका लैरिंग्स चालू होने वाला आता है ना, लैरिंग जो फेरिंग्स के पास। एक टॉन्सिल ऊपर की तरफ नेजल चेम्बर के पास जिसको हम बोलते हैं पैलेटीन, एक मिडल में जिसको हम बोलते हैं फेरेंजियल जो दिखाई देता है। ये आपको सिर्फ राइनोप्लास्टी प्रोसीजर से ही दिखाई देगा, मतलब माइक्रोस्कोपिकली या डिवाइस जब आप अंदर डालेंगे कैमरा। और ये थर्ड वाला है, थर्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं इसको हम, लिंगुअल टॉन्सिल, जो टंग के एकदम नीचे प्रेजेंट होता है, मतलब लैरिंग्स के स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है। सो दीज आर दी 3 पेयर्स ऑफ टॉन्सिल्स विच आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट। आपको कहीं पर नाम पूछा नहीं गया है, बट फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑलवेज गुड टू नो एक्स्ट्रा थिंग्स बिकॉज दिस इज देयर इन NCERT पोर्शन। सो आपको ये क्वेश्चन का बॉक्स समझ में आया? शैल वी मूव अहेड? ऑल राइट, अब आपका नेक्स्ट आपको एक बॉक्स दिया गया है टेक्स्ट बुक में, डू यू नो करके। इसमें का एक क्वेश्चन मैं आंसर करूंगी, एक क्वेश्चन आप आंसर करेंगे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, श्रेया चोक्ड व्हाइल ईटिंग डिनर। श्रेया खाना खाते वक्त उसको अचानक से मतलब चोक हो गया मतलब उसका जो ब्लॉकेज हो गया, गले में उसके अचानक से ब्लॉकेज हो गया, वो सांस नहीं ले पा रही थी। हाउ कैन यू हेल्प हिम, आप उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं? व्हाट इज द इमीडिएट हेल्प दैट कैन बी गिवन टू हिम। सॉरी, श्रेयस, हाँ हो गई नहीं, हो गया, लड़का है ये। श्रेयस को गले में अचानक से चोकिंग हो गई, खाना खाते वक्त कुछ अटक गया उसके गले में। अब आपको इमीडिएटली उसकी हेल्प करनी है, तो आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अगर अकेले उसके साथ हैं या वो कोई भी बंदा जब अकेला होता है तो सबसे पहले तो उसको इमीडिएटली हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहिए, ओके। और दूसरी बात, अगर आपके साथ कोई है तो वो सामने वाला पर्सन, समझो आपके फ्रेंड को चोकिंग हो गई है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको लेटाकर, तुरंत उसको लेटाकर उसके चेस्ट पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं CPR टेक्निक। आप हाथ को ऐसे मुट्ठी में कीजिए और ये थंब से उसके चेस्ट रीजन के पास प्रेशर अप्लाई कीजिए, जिसके वजह से उसका वो जो खाना या जो भी कुछ अटका होगा वो नीचे नहीं जाएगा, वो ठसका लग के ऊपर आ जाएगा या उसको उल्टी हो जाएगी, ओके। सो मेक श्योर कि वो खाना जो है वो बाहर आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खाना उसके विंड पाइप में चला गया है, इस वजह से चोकिंग हो रही है। और ऐसा क्यों हुआ होगा, हो सकता है कि वो खाना खाते वक्त बात कर रहा होगा, जिसके वजह से उसका एपिग्लॉटिस कंफ्यूज हो गया होगा और जिसके वजह से खाना फूड पाइप की जगह ट्रैकिया में चला गया और जिसकी वजह से उसको चोकिंग हो गई, ओके। तो पीठ रब कर सकते हैं आप उसकी, उसको चेस्ट पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वो खाना ऊपर आने के चांसेस हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? सो दिस वाज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस। मैंने अभी आपको आंसर दिया, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस। नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल माई व्यूअर्स। जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये आंसर करना कंपल्सरी है, एंड टू ऑल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि एपिग्लॉटिस का रोल क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लॉटिस, मेंशन द स्टेटमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव अहेड। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज ब्रोंकाई, ओके। एक सिंगल अगर ब्रोंकाई होगा तो उसको हम ब्रोंकस बोलते हैं, और अगर 2 ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट लंग्स दोनों के ब्रोंकाई की, तो उसको हम ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। अब ब्रोंकाई होता क्या है, लेट मी ड्रॉ इट एंड शो इट टू यू, ओके। सपोज दिस इज योर ट्रैकिया, ट्रैकिया ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, और यहाँ से आपका ये लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है, ठीक है। दिस इज योर राइट लंग एंड दिस इज योर लेफ्ट लंग। अब ये ट्रैकिया जो है ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ओके। तो यहाँ से ट्रैकिया से जो पार्ट डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट लेफ्ट में जाता है, एक पार्ट राइट में जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं हम इसको, ब्रोंकस, ओके। सो देखो थ्योरी में क्या दिया गया है, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो ट्रैकिया है ये लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। किस में डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी। दिस इज द इनिशियल पार्ट ऑफ द ब्रोंकाई। So it divides into left and right primary bronchi as it reaches the middle of the thoracic cavity. जैसे वो thoracic cavity मतलब जैसे वो चेस्ट के मिडल रीजन में पहुंचेगी, वैसे ट्रैकिया खुद को डिवाइड कर लेगा, क्योंकि आधा पार्ट लेफ्ट लंग में जाएगा और आधा पार्ट राइट लंग में जाएगा। So it divides into left and right bronchi
as it reaches the middle of the thoracic cavity. The bronchi are supported internally by C-shaped incomplete rings of cartilage. जो कार्टिलेज ट्रैकिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे वही कार्टिलेज ब्रोंकाई में भी प्रोटेक्ट करेंगे. अब धीरे धीरे करके क्या होगा, ये प्राइमरी ब्रोंकाई अपने ब्रांचेस निकालना चालू कर देगा. ओके, ये प्राइमरी ब्रोंकाई क्या कर देगा, अपने ब्रांचेस निकालना चालू कर देगा. इन ब्रांचेस को हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रोंकाई. क्या बोलेंगे हम इनको, सेकेंडरी ब्रोंकाई. और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई समझो ये भी सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई और एक ब्रांच निकाल देगा. ये सारे के सारे इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस से सराउंडेड होते हैं. ये हो जाएगा आपका टर्शरी ब्रोंकाई. अब ये टर्शरी ब्रोंकाई और एक ब्रांच निकाल रहा है. ऐसे धीरे धीरे ब्रांच निकल के फिर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ये था आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, और लास्ट में जो छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बचते हैं, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई. क्या बोलते हैं हम उनको, एल्वियोलाई, जिनके अंदर एक्चुअली आपका एयर प्रेजेंट होती है. इसका दूसरा नाम एयर सैक भी है. सो डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्रोंकाई. देखो क्या बचा, क्या दिया हमको इधर पे, द प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई विच लीड इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. इनको हम क्या बोलते हैं एंडिंग पार्ट में, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स मतलब समझो, इमेजिन करो ये छोटा सा ब्रोंकाई है. ये ब्रोंकाई आगे जाके क्या बनाता है, छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बचते हैं, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स बचते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई. सो डिड यू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ ब्रोंकाई. शैल वी मूव अहेड, देख लो अच्छे से. और ओके, अब आता है सबसे बड़ा ऑर्गन, द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, लंग्स. ओके, लंग्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में कितने लंग्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ लंग्स, मतलब टोटल 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट. लेट्स रीड. दीज आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस. 1 पेयर ऑफ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स. 1 पेयर मतलब 2 लंग्स. ये लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, मतलब दे आर नॉट मेड ऑफ बोन, दे आर मेड अप ऑफ मसल्स. सो इट इज़ अ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक. इलास्टिक क्यों होते हैं, क्योंकि जब आप सांस अंदर लेते हो तो वो स्वेल होते हैं, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. ओके, सो इट इज़ अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी. कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये, चेस्ट कैविटी में, आपके हार्ट के नीचे चेस्ट कैविटी में ये प्रेजेंट होते हैं. यहाँ नहीं प्रेजेंट होते, यहाँ किडनी प्रेजेंट होती है. मिडल रीजन में स्टमक के ऊपर लेफ्ट और राइट साइड में आपका लंग्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, ईच लंग इज एनक्लोज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ डबल प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल मेम्ब्रेन. अब क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ईच लंग, हर एक लंग, लेफ्ट लंग हो या राइट लंग हो, हर एक लंग डबल वॉल्ड होता है, मतलब उसके ऊपर डबल लेयर्स होती है. कौन कौन सी लेयर होती है, डबल प्लूरल मेम्ब्रेन, मतलब आउटर साइड में 2 मेम्ब्रेन होंगी. मेन लंग है, मेन लंग के ऊपर आउटर साइड में 2 मेम्ब्रेन, फिर उस मेम्ब्रेन के अंदर भी एक पैराइटल लेयर, और उस पैराइटल लेयर के अंदर भी एक विसरल लेयर, मतलब 3-4 लेयर्स होती हैं लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. ओके, बिटवीन द 2 प्लूरा is a pleural cavity filled with a lubricating fluid called pleural fluid. देखो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, आपका ये लंग्स जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है. सपोज दिस इज योर लंग. ओके, यहाँ पर आउटर डबल मेम्ब्रेन, ऐसे बताती हूँ, यहाँ पर ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये 2 प्लूरल मेम्ब्रेन है. कौन सा है ये, डबल प्लूरल मेम्ब्रेन है. ओके, इन डबल प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक आउटर पैराइटल लेयर प्रेजेंट है, और इस आउटर पैराइटल लेयर के अंदर एक विसरल लेयर प्रेजेंट है. ये मैं बहुत मोटा बता रही हूँ, ये एक्चुअली इतना सा ही होता है, इतने से के अंदर ही बहुत सारी लेयर्स होती हैं. ओके, पर मैं ये बड़ा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए. सो ये जो डबल प्लूरल लेयर है, इसके बीच की ये जो कैविटी वाली जगह प्रेजेंट है ना, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, फ्लूइड प्रेजेंट होता है. वो फ्लूइड क्या करता है, लुब्रिकेट करता है. लुब्रिकेट मतलब लंग्स को स्वेल होने में और कॉन्ट्रैक्ट होने में वो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है. ओके, एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है. सो आगे क्या बोला गया है, द डबल प्लूरा मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 प्लूरल इज अ प्लूरल कैविटी फिल्ड विद अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड. इट इज सेक्रेटेड बाय द मेम्ब्रेन्स. ये फ्लूइड कहाँ से आता है, ये जो मेम्ब्रेन्स है ना, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन ही ये फ्लूइड बनाती हैं, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, ताकि लंग आराम से स्वेल हो सके और आराम से कॉन्ट्रैक्ट हो सके. द राइट लंग इज लार्जर एंड डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स. अब देखो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो राइट साइड का लंग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है. क्यों, क्योंकि आपका जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है. अब अगर आपका हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है तो यहाँ का लंग्स नीचे हो जाएगा और यहाँ पर आपको ज़्यादा जगह मिलेगी. तो आपका जो राइट साइड का, लेफ्ट साइड की तरफ हार्ट टिल्टेड है तो लेफ्ट लंग छोटा है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लंग बड़ा हो जाता है. ठीक है, सो द राइट लंग इज लार्जर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स. 3 पार्ट में आपका राइट लंग डिवाइडेड है.
The right lung is larger and is divided into 3 lobes, while the left lung is smaller and it is divided into 2 lobes. लेफ्ट लंग छोटा है, उसका एक पार्ट कम है क्योंकि यहाँ पर हार्ट ने जगह ले ली है, तो लेफ्ट लंग राइट लंग से छोटा होता है और लेफ्ट लंग कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? 2 पार्ट्स में. याद रखो, ये एंट्रेंस में पूछा जाता है. कंफ्यूज करने के लिए आपको राइट लेफ्ट का कंफ्यूजन दे सकते हैं. ओके, सो राइट लंग इज बिगर. वाई? बिकॉज हार्ट इज टिल्टेड इन द लेफ्ट साइड. हार्ट लेफ्ट साइड में है तो जगह नहीं बची, इसके वजह से लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा बना. लेफ्ट लंग छोटा है इसीलिए वो 2 ही पार्ट में डिवाइड होता है. राइट लंग बड़ा है इसलिए वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है. Each lobe of the lung has the terminal bronchioles ending in the bunch of air sac, each with 10 to 12 alveoli. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि इमेजिन करो ये आपका राइट लंग है और ये आपका लेफ्ट लंग है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपका ये राइट लंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, और ये लेफ्ट लंग 2 पार्ट में. इसको मैं थोड़ा सा सही ड्रॉ करती हूँ जैसा एक्चुअली ये होना चाहिए. इमेजिन करो ये राइट लंग बड़ा है और लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा है, तो ये 2 ही पार्ट में डिवाइडेड होगा. दिस लेफ्ट लंग विल बी डिवाइडेड इनटू ओनली 2 लोब्स. तो ये जो राइट लंग है यहाँ पर ब्रोंकियोल्स होंगे. ठीक है, क्या होंगे यहाँ पर? ब्रोंकियोल्स होंगे, और हर एक ब्रोंकियोल्स के एंडिंग में क्या होंगे? एयर सैक प्रेजेंट होंगे. क्या होंगे? एयर सैक, जिनको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई. क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई. तो हर एक लोब में आपके एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे, और ये एल्वियोलाई का काम क्या होता है? एयर को फिल्टर करना. ठीक है, चलिए देखते हैं एल्वियोलाई के बारे में. आपको लंग्स के बारे में अच्छे से समझ में आया. इसका डायमेंशन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट लंग इज बिगर देन द लेफ्ट लंग. राइट लंग हैज 3 lobes, लेफ्ट लंग हैज 2 lobes. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट लंग्स? लेट्स मूव अहेड. ऑल राइट, ये देखो ये लंग्स का स्ट्रक्चर है कि एक फ्रेश लंग्स, एक हेल्दी लंग कैसे दिखाई देते हैं. ओके, सो इट लुक्स वेरी पिंकिश इन कलर and it is very much large enough. Okay, it is spongy, it has elastic membrane, and this is how the lungs look like. Done? All right, let's move on with alveoli. अब alveoli के description में क्या बताया गया है? These are thin walled lobulated structures. ये alveoli कैसे होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा छोटे structures होते हैं. These are thin walled lobulated structures. Lobulated structure मतलब क्या होता है कि ये alveoli दिखने में कुछ ऐसे होते हैं. Wait, I'll draw it over here only. कि आपके जो एल्वियोलाई होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, उनमें लोब्स प्रेजेंट होते हैं. लोब्स मतलब ग्रेप्स जैसे कर्व्स प्रेजेंट होते हैं. सो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है, एंड दीज आर लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स. ईच एल्वियोलस इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. इंडिविजुअल एल्वियोलस क्या होता है? अलग अलग कैपिलरीज से सराउंडेड होता है. ओके, ताकि एल्वियोलाई जो एयर फिल्टर कर रहा है वो एयर फिल्टर करके कैपिलरी को दे सके. कैपिलरी के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है. वो कैपिलरी से जाएगा आर्टरी में, आर्टरी से जाएगा बॉडी में, और फिर बॉडी से पूरे ऑर्गन्स में. समझ में आया आपको कि कैसे ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है? मैंने आपको इनिशियली बोला था ना लास्ट सेशन में कि हम देखेंगे कि कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है. तो देखो, आपने हवा ली, हवा नोज से अंदर गई ट्रैकिया, ट्रैकिया से अंदर गई ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से अंदर गई लंग्स. लंग्स के एंडिंग में प्रेजेंट है एल्वियोलस. एल्वियोलस ने ऑक्सीजन को फिल्टर करके निकाला क्योंकि वो बहुत छोटा ऑर्गन है, उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन रह सकता है. उसने ऑक्सीजन को फिल्टर किया. एल्वियोलस किससे सराउंडेड है? एल्वियोलस के आजू बाजू में पूरा का पूरा कैपिलरी वॉल सराउंडेड है. कैपिलरी के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है. तो एल्वियोलस जो ऑक्सीजन फिल्टर करता है वो कैपिलरी एब्जॉर्ब कर लेती है. कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड आर्टरी में ट्रांसपोर्ट होता है, और आर्टरी से वो पूरा का पूरा ब्लड बॉडी में घूमता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचता है. समझ में आया आपको ये? ऑल राइट, आगे देखो क्या बताया है. Each alveolus is surrounded by a network of capillaries of pulmonary arteries and veins. कौन से कैपिलरीज से सराउंडेड है ये? पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स. मतलब हार्ट के कैपिलरीज और हार्ट के वेन से सराउंडेड है. नॉर्मल कैपिलरीज नहीं सराउंडेड है. हार्ट से जो कैपिलरीज निकलती हैं, हार्ट से जो आर्टरीज और वेन्स निकलते हैं, सिर्फ वही आर्टरीज और वेन्स एल्वियोलस से कनेक्टेड होते हैं. बॉडी के वेन्स अलग होते हैं और हार्ट के वेन्स अलग होते हैं. अंडरस्टैंड दिस. वी विल रीड अबाउट द डिफरेंस इन सर्कुलेशन पार्ट, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि एल्वियोलस के आजू बाजू में कौन सी कैपिलरीज सराउंडेड होती हैं? हार्ट की पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की कैपिलरीज. ओके, दीज हैव हाईली इलास्टिक वॉल मेड अप ऑफ सिंगल लेयर. ये जो एल्वियोलस की मेम्ब्रेन होती है वो हाईली इलास्टिक होती है, क्योंकि जब लंग्स फूलता है तब एल्वियोलस भी फूलता है क्योंकि उसके अंदर हवा भर जाती है. सो उनकी वॉल को इलास्टिक होना कंपलसरी है. सो दीज हैव हाईली इलास्टिक वॉल मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम. कौन से सेल से बनता है ये? स्क्वामस एपिथेलियम. स्क्वामस एपिथेलियम मतलब स्क्वायर शेप्ड सेल्स. आपने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड में.
रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये जो जिन सेल्स से बना है, दो सेल्स आर नोन एज स्क्वामस एपिथेलियम, जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, भले आपने 11th में पढ़ी है, आपको फिर से बता देती हूँ। स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स का एडवांटेज क्या होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो किसी भी चीज़ को मूवमेंट में या ट्रैप करने में हेल्प करता है। वैसे ही स्क्वामस एपिथेलियम क्या करता है? वो स्क्वायर शेप का होता है, जिसके वजह से सेल का सरफेस एरिया बड़ा रहता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, उतना ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, जितना ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी, उतनी ज़्यादा चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी। डिड यू अंडरस्टैंड? ऑल राइट, यू आर स्मार्ट इनफ. There are about 700 million alveoli in the lungs and they provide the surface area for exchange of gases. इसको ब्रैकेट में डालो, अंडरलाइन करो, स्टार मार्क करो, do whatever you want because this is VVVIP question asked in entrance. कितने alveoli होते हैं लंग्स में? 700 alveoli in the lungs. दोनों लेफ्ट राइट मिलाकर 700 मिलियन alveoli होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये गैसेस एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एल्वियोलाई में ही मेजर फिल्ट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, और फिर एल्वियोलाई से कैपिलरी में जाता है ऑक्सीजन, और फिर कैपिलरी से हार्ट के पास, और फिर हार्ट से पूरी बॉडी के पास. डिड यू अंडरस्टैंड? पक्का? शैल वी मूव अहेड? हैव अ लुक एट इट. ऑल राइट. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डायफ्राम. इसको डायफ्रागम नहीं पढ़ते हैं, इसको डायफ्राम बोलते हैं. जी इज साइलेंट. सो क्या बताया गया है हमको यहाँ पर? इट इज़ अ मस्क्यूलर सेप्टम. सेप्टम मतलब समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू पार्ट्स, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो दो चीज़ों के बीच में डिस्टिंग्विश करती है, उसको हम सेप्टम बोलते हैं. सो इट इज़ अ मस्क्यूलर सेप्टम दैट सेपरेट्स द थोरैसिक एंड द एब्डोमिनल कैविटी. ये जो मसल प्रेजेंट है आपके लंग्स के नीचे, ये मसल क्या करता है? आपके एब्डोमिनल कैविटी को आपके थोरैसिक कैविटी से अलग रखता है. मतलब ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहना चाहिए, वो स्टमक के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और एब्डोमिनल वाला पार्ट एब्डोमेन में रहना चाहिए, वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ. सो उसका ध्यान कौन रखता है? डायफ्राम, जो आपका कर्व्ड शेप, डोम शेप्ड, जैसे महलों में होता है ना, ऊपर का छत ऐसे डोम शेप का होता है, वैसे ये डायफ्राम भी डोम शेप प्रेजेंट होता है. जब ये डोम शेप में रहता है तब वो रिलैक्स्ड स्टेट में रहता है. जब आप हवा अंदर लेते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हो जाता है. देखो आगे क्या बताया गया है. इट इज डोम शेप्ड नेचुरली, मतलब इन रिलैक्स्ड स्टेट, एंड ऑन कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम्स फ्लैटेंड. मैंने शायद लास्ट सेशन में बोला था कि वो पहले कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, पर वो गलत है. वो पहले कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहता है. जब वो डोम शेप में रहता है तब वो रिलैक्स्ड रहता है. जब आप सांस अंदर लेते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो फ्लैट हो जाता है. सो डिड यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डायफ्राम एंड इट्स इंपॉर्टेंस? ऑल राइट. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड. ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिमेनिंग पार्ट, जिसमें हमने ब्रोंकाई, लंग्स और डायफ्राम वाला पार्ट कवर किया, एंड एल्वियोलाई. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से देखना. कम से कम वीडियो को 2 बार देखना. हमने वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखा है, स्वीट रखा है, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. ओके, अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, सिर्फ आज की ही वीडियो में नहीं, किसी प्रीवियस वीडियो में भी, देन मेक श्योर कि आप अपने डाउट्स को क्लियर करें. इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि बहुत बार कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम छोड़ देते हैं. लेकिन कितने दिन तक छोड़ोगे? कभी ना कभी फ्यूचर में वो क्वेश्चन वापस आने वाला है, चाहे आप आगे बायो कंटिन्यू करो चाहे मत करो. तो मेक श्योर जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो. आधा अधूरा पढ़ के किसी का भला नहीं होता है. ओके, हाफ लर्निंग इज ऑलवेज डेंजरस. सो मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. क्लियर योर डाउट्स इन अवर कमेंट सेक्शन. और अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरे बच्चों, तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करो ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके. और प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट, तो आपको नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन नहीं आएगा. इट्स योर लॉस. सो प्लीज गो एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन. टिल देन, सी यू सून. स्टे ट्यून्ड.